मेडिकल जो सजेशंस हैं वो भी सही डायरेक्शन में नहीं होते, और जिसके कारण जब किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड होता है तो वो अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता है। भारतवर्ष में देखा जाए तो 25% आबादी यूरिक एसिड के प्रॉब्लम से ग्रसित है। और इस समस्या की गंभीरता हमें इस तरह समझनी चाहिए कि यदि यूरिक एसिड किसी व्यक्ति में बढ़ जाए तो उस व्यक्ति को गठिया रोग की समस्या तो हो ही सकती है, बल्कि किडनी और हृदय संबंधित रोग भी हो सकते हैं। अगर मैं जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर बात करूं तो आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन एक समस्या है जिसमें अ, अ, दिल दिल की जो धड़कन है वो अनियंत्रित हो जाती है। ये यहां तक ये समस्या बढ़ सकती है अगर यूरिक एसिड को हम कंट्रोल में ना रखें तो। समझना ये है कि ये यूरिक एसिड है क्या, और ये हमारे शरीर में कैसे बढ़ जाता है, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। चलिए आज इस विषय पे बात करते हैं। रिसर्च ये बताता है दोस्तों कि प्यूरिन नाम का एक रसायन है, एक केमिकल है, जिसके जिसके मेटाबॉलिज्म से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता है। और जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, दरअसल यूरिक एसिड बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और ये बात यहाँ पर मैं जरूर मेंशन कर देना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड का कम होना भी हमारे लिए इट इज नॉट गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरिक एसिड का एक सही स्तर होना जरूरी है। और जब हमारे किडनी तक का ये प्यूरिन से यूरिक एसिड, प्यूरिन है हमारे रक्त में घुलता है और किडनी तक पहुंचता है, और वहां पर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके वजह से यूरिक एसिड बनता है हमारे शरीर में, और पेशाब के रास्ते जो ज्यादा है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हमारे शरीर में डिपॉजिट होने लगता है, हमारे जोड़ों में डिपॉजिट होने लगता है क्रिस्टल फॉर्म में, और जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही असहनीय दर्द होता है। और बाद में जब ये अधिक हो जाए तो मैंने जैसा बताया कि कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड, किडनी रिलेटेड। तो इसलिए इसके लिए हमें बहुत ही सचेत और बहुत ही सजग होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात ये करते हैं कि क्या स्तर हो यूरिक एसिड का जिसको हम नॉर्मल माने। तो महिलाओं के लिए इसका अलग स्तर है, वयस्कों के माने वयस्क पुरुषों के लिए इसका स्तर अलग माना जाता है। लेकिन एवरेज देखा जाए तो 3 मतलब 3 mg/dl से लेकर 7 तक इसे अच्छा माना जाता है। और अगर इसकी मात्रा 2.5 से कम हो जाए या 2 से कम हो जाए तो इसे खराब, मतलब हाइपो स्थिति मानी जाती है। यानी हाइपर और हाइपो बोथ आर बैड। तो हमें अपने खान पान को इस तरह से मेंटेन करना है कि इसका स्तर सामान्य हमारे शरीर में बना रहे। जैसा कि मैंने बताया कि अ, पुरुष होना या स्त्री होना ये दोनों कारण हो सकते हैं, मतलब ये इन दोनों के लिए अलग अलग यूरिक एसिड की का स्तर होता है। तो यानी लिंग एक ऐसा फैक्टर है जो यूरिक एसिड को डिसाइड करता है। इसके अलावा हमारी उम्र, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, उम्र हमारी बढ़ती है, तो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म धीमे धीमे होने लगता है, जिसके कारण हमें यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। तो उम्र एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण कि हम किस प्रजाति के हैं, यानी अलग अलग प्रजाति, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों के भी यूरिक एसिड में डिफरेंस होता है। तो ऐसा देखा गया रिसर्च में कि इंडिया में ईस्टर्न रीजन में रहने वाले लोगों की यूरिक एसिड की का स्तर ज्यादा होता है।
और तो एक ये फैक्टर है इम्पोर्टेंट। इसके बाद कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे गाउट है, या फिर ल्यूकेमिया है, डायबिटीज है, या हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि थायराइड थायराइड की जो समस्या होती है जिसमें थायराइड कम बनने लगता है। ये सब स्थितियां भी हमें यूरिक एसिड की तरफ बढ़ा हमें लेके जाती हैं। तो हमें इन बीमारियों को भी नियंत्रण में रखना है अगर हम यूरिक एसिड से बचे रहना चाहते हैं तो। और इसके बाद सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खान पान। और मैं यहाँ पर ये बता दूं कि मेरे अपने अनुभव से, जो मेरे पास लगभग 17-18 साल का अनुभव है, उसके आधार पे मैं ये बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती हो तो डॉक्टर के पास सबसे पहला परहेज उसे बताया जाता है कि प्रोटीन के सेवन वो ना करे। और अ, मेरा मेरा अध्ययन, मेरी पढ़ाई और मेरा अनुभव ये कहता है कि असल में प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी जरूरत एक बच्चा जब मतलब माँ की कोख में होता है तब से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक उसकी जरूरत होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटीन की हमें जरूरत नहीं है। और ये मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूँ। हाँ, अब ये बात आती है कि हम ऐसा होता क्या है कि बहुत सारे जो हमारे प्रोटीन सोर्सेज हैं उसमें प्यूरिन नाम का ये रसायन होता है। इसके कारण कभी कभी मोटे तौर पे ऐसा कह दिया जाता है कि आप प्रोटीन मत खाएं। पर अ, वास्तव में देखा जाए तो एक इंसान की रोज की जरूरत है प्रोटीन का बनना। तो हम इस बात को तो अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, अब ये देखना है कि हम ऐसा क्या ना खाएं जिसमें प्यूरिन है। तो ये फैक्टर आपको ध्यान रखना है। तो मांसाहार एक बहुत बड़ा कारण है प्यूरिन की बढ़ने का। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें परहेज करना है, जिसके बारे में मैं भी आगे बताऊंगा। इसके बाद मोटापा है। अ, आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, जेनेटिक कारण। उसके वजह से भी कुछ लोगों को यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर उसकी किडनी यानी गुर्दे में माल फंक्शनिंग होने लगे, यानी उसका गुर्दा अच्छे से काम ना करे, तो भी ऑब्वियसली यूरिक एसिड का जो डिस्चार्ज है वो कम होने लगता है, और हमारे पेशाब के रास्ते वो नहीं निकल पाता। तो वो भी एक कारण बनता है हमारे शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने का। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि यूरिक एसिड का कम होना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? व्यक्ति को थकान महसूस हो सकता है, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, और कुछ न्यूरो संबंधित, तंत्रिका संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं अगर यूरिक एसिड कम बने तो। इसलिए हमें अपनी जीवन शैली को बहुत ही नियंत्रित रखना चाहिए और अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि कि इसकी मात्रा, इसका स्तर हमारे शरीर में उचित बना रहे। क्या खाएं? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखा गया कि लहसुन का बड़ा रोल है। और लहसुन में पाए जाने वाला एक तत्व है एलिसिन, उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि मैंने एक अपने सत्र में बताया था कि एलिसिन हमारे शरीर में तभी बनता है जब हम गार्लिक को इस तरह से खाएं जब वो हमारे आंत में जाके पचे। और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, हमारे फूड प्रिपरेशन का कोई ऐसा हमारे पास मेथड नहीं है कि हम गार्लिक को इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट हो। वो नॉर्मली वो स्टमक में ही हो जाता है, और इसलिए लहसुन का वो फायदा हमें कभी नहीं मिल पाता हमारे नॉर्मल फूड हैबिट्स की वजह से। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जरूर सप्लीमेंट के बारे में सोचना चाहिए। खैर, इसके बाद कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें केला है, सेब है, अमरूद है, संतरा है। और मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे फलों का सेवन आप जरूर करें जिसमें जो विटामिन सी रिच हो। फिर कुछ सैलेड्स ले सकते हैं जिसमें खीरा, गाजर, चुकंदर, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो इसको जरूर आपको इसका सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज लें, वो भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि वो फाइब्रस होते हैं।
और आपको बता दूं कि फाइबर का एक बहुत बड़ा रोल देखा गया है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए दलिया, ओट्स, मूंग दाल जैसी चीजों को आप लें जो कि फाइबर रिच फूड्स हैं। किन चीजों का परहेज करना है? तो मांसाहार का तो निश्चित तौर पे करना है। कुछ ऐसे दाल है, अगर दाल खाते हैं तो पतली दाल को खाएं। अल्कोहल को तो बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि ये दुश्मन है आपके शरीर का, मतलब और भी बहुत सारे कारणों से। लेकिन अगर मैं बात यूरिक एसिड की कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पे ये इसके लिए इट इज़ नॉट गुड। और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं लेना है, जो हम मार्केट में कोका कोला और तमाम चीज़ें पीते हैं उसको भी नहीं पीना है, क्योंकि इससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है ना। तीखी, खट्टी और तली भुनी चीज़ों से को अवॉइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, और बहुत देर तक पेशाब को ना रोकें, क्योंकि ये भी यूरिक एसिड के बढ़ने का कारण बनता है। तो आयुर्वेद में अगर चले तो डॉक्टर प्रताप चौहान जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि करेला, गिलोय, अमला, एलोवेरा, इन सब के जो रस हैं, जूसेस हैं, ये भी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान जी ये बात बोलते हैं। त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, जिसमें कि आंवला, हरित माने आंवला, हरितकी और विभितकी होना चाहिए। और अगर आपको इसका बेस्ट क्वालिटी सप्लीमेंट लेना है तो आप न्यूट्रालाइट का आंवला मतलब अमल की, विविध की, हरित की ले सकते हैं। धनिया मेथी का पानी का को लेने से भी इसका में लाभ मिलता है, ऐसा डॉक्टर प्रताप चौहान जी बोलते हैं। अगर हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात करें तो मैंने जैसा कि बताया कि फाइब्रस फूड लेना है चाहिए। और अगर फाइब्रस फूड आप उस तरह से नहीं ले पा रहे तो फाइबर को आप सप्लीमेंट के तौर पे लें। अगर आप न्यूट्रालाइट का फाइबर लेते हैं तो 40 ग्राम सुबह, 40 ग्राम शाम को लें, इसका जरूर लाभ मिलता है, ऐसा मैंने देखा है। ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ओमेगा 3 ऐसा माना जाता है कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर है, तो आपके दर्द में भी रिलीफ देता है, और सबसे बड़ी बात किडनी फंक्शन को भी प्रॉपर रखता है ओमेगा 3। इसके बाद फोलिक एसिड, विटामिन B9, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। ऐसा देखा गया, हालांकि इसके रिसर्च अभी और हो रहे हैं, लेकिन जहां तक रिसर्च हो चुका है उसमें ये पता चला कि हमारे प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में फोलिक एसिड का एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों अपने खान पान में जरूर फोलिक एसिड को शामिल करें। और अगर आपके खान पान में ये अवेलेबल उस लेवल पे नहीं है तो आप जरूर इसका भी सप्लीमेंटेशन करें, ऐसा मेरा आपको रिकमेंडेशन है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की मेरी इस वार्ता से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, और आप इस बातों को ध्यान रखकर अपने और अपने प्रियजनों के यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिस्टर